Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट। तो इस वीडियो में हम इस पोएम का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने हर चीज़ को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द पोएट एंड इंट्रोडक्शन टू द पोएम और इस पोएम का बैकग्राउंड भी। तो आज की इस वीडियो में हम आगे अपनी पोएम को कंटिन्यू करते हैं स्टैंजा 3 से। पोएम स्टार्ट हो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रूफ्रॉक जो है यानी इस पोएम का जो प्रोटैगनिस्ट है उसने अभी तक क्या क्या चीज़ें हमें बता दी। ठीक है, तो एक तरीके से वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और अपने आप से ही बातें करता है। अपने आप से क्या बातें करता है कि चलो चलते हैं, अब शायद टाइम आ चुका है और ही शुड प्रपोज हर। ठीक है, यानी जो लड़की है जिसको वो पसंद करता है वो सोचते हैं कि चलो अब चल के उसको बोल दिया जाए, बता दिया जाए। और साथ ही साथ वो वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करता है, वहाँ के पुराने घरों को डिस्क्राइब करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि मतलब वो अभी डिलेमा में है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक बार वो कहता है कि चलो चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जाने की बारी आती है तो फिर वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है, यानी जो पॉइंट है उससे हट जाता है, जो मुद्दा है उससे भटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद एंजाइटी में है, खुद ही वो इनसिक्योर है कि जाना चाहिए, अगर गया तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वो मिडिल एज्ड मैन है, यानी 40 से 65 तक के बीच में उसकी कुछ एज है, तो इस वजह से भी वो इनसिक्योर है। तो आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 2 स्टांजा को डिस्कस किया था, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टांजा पे। And indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes। तो देखो यहाँ पे वो क्या कहता है कि क्योंकि देखो अभी वो ना रेस्टोरेंट में बैठ के सोच रहा है ये सारी चीज़ें कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो 2 स्टैंजा में उसने ऐसे ही टाइम पास कर दिया इधर उधर की बातें करके कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के होटल्स ऐसे हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है, इस तरीके की बातें करके। ठीक है, और अभी भी वो सोच ही रहा है। अब सोचने के बाद वो क्या कहता है, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, कि अभी टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है इन सारी चीज़ों के लिए। यानी देखो अब वो पीछे हट रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है अगर वो आगे जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम भी कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, और जब जाने की बारी आती है तो हम फिर एक्सक्यूज़ करने लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी कहता है कि अभी तो काफ़ी टाइम है इन सारी चीज़ों के लिए। और फिर दोबारा से वो यही दोनों लाइन को रिपीट करता है जो हमने स्टैंजा 2 में देखा था। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेज। तो इसका मतलब हमने उसमें ही समझ लिया था, पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे येलो स्मोक का क्या मतलब है, वहाँ का एटमॉस्फेयर। येलो इसलिए क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो येलो कलर जो है स्पेशली पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और ये जो है रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, इसका क्या मतलब है कि वो जो स्मोक है खिड़कियों के ऊपर है, जो विंडो पेन्स होते हैं यानी खिड़की के जो शीशे होते हैं उनके ऊपर आ गए। और यहाँ पे इस चीज़ को पर्सोनीफाई भी किया गया है एक एनिमल की तरीके से। ठीक है, क्योंकि एनिमल ही है जो ये सब करते हैं, अपने शरीर को रब करते हैं। अगर उसको खुजली होती है, इचिंग होती है, तो अपने हाथों का यूज़ नहीं करते बिकॉज दे आर एनिमल्स। तो यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है एक येलो स्मोक को, येलो फॉग को। ठीक है, कि जो फॉग है वो विंडो पेन्स के ऊपर है, और कैसे, रबिंग इट्स बैक, इस तरीके से। फिर से वो कहता है देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, कि अभी तो बहुत ज़्यादा समय है, अभी बहुत टाइम है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, इसका क्या मतलब है? टू प्रिपेयर अ फेस, इसका मतलब समझो कि एक ऐसा चेहरा तैयार करना है। कैसा चेहरा? यानी वो अपने चेहरे की बात कर रहे हैं कि अपने आप को तैयार करेगा। टू मीट द फेसेस, यानी जिसके पास वो जाना चाह रहा है, जिसको प्रपोज करने वाला है, उससे मिलने के लिए, और उसके आसपास जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। देयर विल बी टाइम टू बॉर्डर एंड क्रिएट, यानी अभी तो इतना टाइम है कि मैं अपने आप को तैयार कर लूँ लोगों से मिलने के लिए। और इतना टाइम है कि मतलब मर्डर भी कर सकते हैं। मरने के बाद अगर इंसान क्रिएट करने की सोचे, यानी क्रिएशन यानी बर्थ देना, किसी को जन्म देना, अगर किसी को मर्डर करने के बाद अगर क्रिएशन भी करना हो, तो मेरे पास अभी उतना टाइम है, इतनी क्या जल्दी है कि मैं उसको जाके प्रपोज कर दूँ। वो ऐसा अपने आप को कह के दिलासा दे रहा है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। इन लाइंस का क्या मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत टाइम है, बहुत वक्त है। एंड दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, इसका क्या मतलब है कि देखो
हमारी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कोई एक चीज़ तो होती नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस पर हम सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे कि किसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो। तो एंड टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि तुम्हारे पास और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर सोच सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सोचेंगे, और हमारे पास मतलब उन सारी सोची हुई चीज़ों को दोबारा से चेंज करना है। जैसे कि हम कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना? उसमें चेंजेस ला देते हैं जो भी हम सोचते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ रॉक कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है कि पहले मैं एक प्लान बनाऊँ, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उस प्लान को चेंज कर दूँ, है ना? यानी जो भी रिविजन्स हैं कि अगर कुछ चीज़ काम नहीं कर रही, कुछ आइडिया है जो काम नहीं कर रहा है, तो हम उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तब तक चलती ही रहती हैं जब तक कि हम चाय या फिर टोस्ट का मज़ा ना ले लें बैठ के आराम से। इसका क्या मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी पीते हैं और जिनको चाय पसंद है वो चाय पीते हैं। तो एक तरीके से ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो प्रूफ रॉक है वो भी यही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, प्लानिंग्स तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि चाय और टोस्ट से क्या मतलब है कि जब भी हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं कि चलो कॉफ़ी पी के माइंड फ्रेश कर लेते हैं या फिर चाय पी के माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही गई है। अब हम आगे चलते हैं। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजलो। अब यही दो लाइन पहले भी रिपीट हुई थी हमारे फर्स्ट वाले स्टैंजा में। इसका क्या मतलब है कि जिस रेस्टोरेंट में वो बैठा हुआ है प्रूफ रॉक, वहाँ पे जो भी विमेन है, जो भी महिलाएं हैं, वो आते जाते किसकी बातें कर रही है, माइकल एंजलो की। ये कौन है, एक फेमस पेंटर है, स्कल्प्टर है, इटालियन, ठीक है? तो इसके बारे में ये वुमेन जो है बातें कर रही हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि मतलब वो लोग क्या क्या बातें कर रही हैं, क्योंकि वो ठीक से जानती ही नहीं है। बस उनको मालूम है कि वो फेमस पर्सनालिटी है तो वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और वो फिर क्या कहते हैं कि सच में हमारे पास टाइम है। टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। अब इसका देखो क्या मतलब है कि हमारे पास सच में टाइम है इस चीज़ को सोचने का कि क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ। देखो ये थोड़ी सी गहरी बात है, ठीक है? इसमें हम अपने आप से ही प्रश्न करने लग जाते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, कि मेरे अंदर आगे बढ़कर कुछ नया करने की हिम्मत है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक तरीके से ये चीज़ जो है वो सेल्फ डाउट को भी दर्शाती है, ठीक है? एंड टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर्स। तो प्रूफ रॉक क्या कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है जाने का और सीढ़ियाँ उतरने का। यानी इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं जाऊंगा प्रपोज करने। विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, यानी उनके सिर में, उनके सिर के बीच में एक गंजापन है। कह सकते हैं बाल का मतलब होता है गंजा होना, जहाँ पे बाल नहीं आते हैं, ठीक है? दे विल से हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन। फिर वो एकदम से उसके दिमाग में आता है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कौन, जो जिस लड़की को ये प्रपोज़ करने जा रहा है उसकी जो सहेलियाँ होंगी, उसके आसपास जो लेडीज़ होंगी, वो क्या कहेंगी कि इसके बाल देखो कितने पतले हैं, ठीक है? मतलब उसके गंजेपन को देख के वो लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। फिर वो कहता है माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन। तो देखो वो क्या कहता है कि मैंने इतने अच्छे जो कपड़े पहने हुए हैं, मेरा मॉर्निंग कोट, मेरा कॉलर इतने अच्छे से जो है, मतलब सब कुछ सेट है, इसका नेक टाई वो बहुत अच्छा मतलब जो भी उसने पहना हुआ है वो सब अच्छा है। लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन। पर वो मेरे कपड़ों को नहीं देखेंगे लेकिन मेरे शरीर को देखेंगे और सवाल उठाएंगे कि ये कितना पतला है, इसके आर्म्स और इसके लेग्स कितने पतले हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अब फिर से ये देखो बहुत ही गहरी बात है कि क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर दूँ, यानी कि मेरे चारों ओर की जो दुनिया है उसमें बदलाव लाने की हिम्मत है मुझ में, कुछ नया करके। यहाँ पे फिर से सेल्फ डाउट जो है हम देख सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो भी मैं करूँगा, जो प्रूफ रॉक है उसके दिमाग में चल रहा है कि उसका जो भी परिणाम होगा क्या मैं सह पाऊँगा, अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या वो उस चीज़ को सह पाएगा। फिर से वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, सेल्फ डाउट में चला जाता है क्योंकि वो इनसिक्योर है। एंड इन अ मिनट देयर इज़ टाइम
for decisions and divisions which a minute will reverse। अब देखो यहाँ पे प्रूफ रॉक क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 1 मिनट में भी इतना टाइम है, 1 मिनट भी इनफ टाइम है हमारे लिए कि हम उसमें कुछ डिसीजन ले, कुछ डिसाइड करें, फिर उस प्लान को 1 मिनट के अंदर ही हम चेंज कर दें। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर लिए गए जो भी फैसले होते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं, उसका जो परिणाम होता है वो भी तुरंत बदल जाता है। यानी अब वो सोच रहे हैं कि उसने 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये डिसीजन ले लिया। मतलब काफ़ी पहले हम बहुत विचार करते हैं, है ना, बहुत सोचते हैं, लेकिन डिसीजन लेने का जो वक्त है वो तो हम 1 मिनट में ले लेते हैं कि करना है या नहीं करना है। तो इसने भी सोचा कि करना है, और फिर ये सोचता है कि सीढ़ियाँ उतरते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एकदम से इसके दिमाग में अपने अपीयरेंस के ख्याल आ गए कि गंजा है, पतला है, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरीके से वो सोच रहे कि मैंने 1 सेकंड में डिसीजन तो ले लिया, 1 मिनट में डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मैं जाऊँगा फिर उसका परिणाम क्या होगा। मैं प्रपोज़ भी कर दूँगा, फिर उसका परिणाम जो होगा वो भी 1 मिनट के अंदर ही आ जाएगा, और फिर हर चीज़ चेंज हो जाएगी। यानी अगर उसने हाँ कहा तो अच्छी बात है, और अगर ना कहा, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? क्या वो उस चीज़ को सह पाएगा? तो मतलब ये एक रिस्क लेने जैसा है कि अगर वो गया तो क्या होगा, नहीं गया तो पछताता रह जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में भी है अपने अपीयरेंस को लेके, अपनी एज को लेके, और वो अकेला भी है, वो कंफ्यूज भी है, मतलब हर तरीके से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. I know the voices dying with a dying fall beneath the music from a farther room. So, how should I presume? तो अब प्रूफ रॉक जो है वो देखो क्या कहता है कि आई हैव नोन देम ऑलरेडी, यानी वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उन सबको पहले से ही जानता है। यानी उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग हैं वो उन सबको जानता है, और वो जहाँ जाने वाला है उस लड़की के पास, वहाँ पे भी जो भी महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग हैं वो पहले से ही उन सबको जानता है। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स। इससे क्या मतलब है कि वहाँ का जो पूरा वातावरण है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, तो उसको हर चीज़ पता है कि वहाँ की शाम कैसी होती है, वहाँ का सुबह कैसा होता है, वहाँ का आफ्टरनून यानी दोपहर जो है वो कैसा होता है। और वो फिर कहता है आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून, यानी वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी कॉफ़ी शॉप हैं, उसने वहाँ पे हर जगह कॉफ़ी पी है, यानी कि वहाँ के हर रेस्टोरेंट में जाके उसने कॉफ़ी पी है, तो अब उसको वहाँ के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर वो कहता है आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, यानी ऐसी आवाज़ें जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ही डिसअपियर होती जा रही हैं। ठीक है, और जो भी उसकी एंडिंग है, यानी जो भी वॉइसेस हैं, वॉइस का मतलब आवाज़ से नहीं है, यानी जो हमारे दिमाग में थॉट्स हैं वो भी हमारे मन में शोर मचाते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है एक मेलनकलिक वे में, यानी चीज़ें बहुत दुखदाई तरीके से ख़त्म हो रही हैं। मतलब वॉइसेस दैट सीम टू फेड अवे, ये एक तरीके से सिंबलाइज करती है उसकी ज़िंदगी की लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को, या फिर पैसेज ऑफ टाइम के किस तरीके से टाइम जो है बीतता जा रहा है, उन सबको दर्शाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं आई नो द वॉइस इज़ डाइंग विद अ डाइंग फॉल, कि यानी ये सब मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बेनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फार्दर रूम, अब यहाँ पे क्या मतलब है, फार्दर रूम का क्या मतलब है कि उसके आसपास कोई रूम नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन सारी अच्छी चीज़ों से डिसकनेक्ट फ़ील करता हूँ। वो सारे अच्छे एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं वो मेरे साथ हो तो रहे हैं, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों से डिसकनेक्ट फ़ील करता हूँ। फिर वो कहता है कि हाउ शुड आई प्रिज्यूम, यानी कि उसको किस तरीके से शुरू करना चाहिए, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अगला कदम है, अगला डिसीजन है, उसको क्या करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। एंड आई हैव नोन द आइज़ ऑलरेडी, नोन देम ऑल, यानी कि आइज़ का क्या मतलब है, यानी वो उन सारे लोगों को जानता है और उनके देखने के तरीके को भी जानता है कि वो किस तरीके से अपनी आँखों से इसको देखते हैं। ठीक है, द आइज़ दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज, यानी वो आँखें जिन्होंने आपको अपने ही फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेशल तरीके से बनाना या फिर उसको अपने तरीके से बनाना। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो आँखें जिन्होंने मुझे खुद ही एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज में फ़िक्स कर दिया है, यानी उन्होंने खुद ही सारे डेफिनेशंस दे दिए हैं, एक इंसान को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है, एक इंसान को वो लोग खुद ही अपनी भाषा में डिफ़ाइन कर देते हैं अपने वोकैब्युलरीज़ को यूज़ करके कि ये तो ऐसा है, इसकी तो उम्र हो गई है, ये गंजा है, ये पतला है, इस तरीके से
तो वो कहते हैं कि मैं इन सारे लोगों को जानता हूँ, उनकी आँखों को जानता हूँ, जिस तरीके से वो मुझे देखते हैं, जिस तरीके से वो मुझे डिफ़ाइन करते हैं अपनी वोकैब्युलरी के साथ। और ऐसे में उन लोगों के पास जाने में, उन लोगों के सामने आने में ही फील्स लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि जो वो रियल सेल्फ है उनका वो छुप जाता है, और फिर वो लोग क्या देखते हैं जो वो लोग खुद से देखना चाहते हैं, जो वो लोग समझते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो प्रूफ फ्रॉक को वो लोग अपने नज़र से देखते हैं और इनका जो ट्रू सेल्फ है वो छुप जाता है। फिर वो कहते हैं कि व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिकलिंग ऑन द वॉल, यानी कि एक तरीके से जब कोई साइंटिस्ट जो है वो किसी इंसेक्ट के ऊपर, किसी कीड़े के ऊपर जब वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस इंसेक्ट को वो पिन कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे में जो इंसेक्ट है वो लड़खड़ाने लग जाता है, उसको दर्द होता है और वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ पिंड ही रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रूफ रॉक है वो क्या कहते हैं कि इन लोगों ने भी एक इंसेक्ट की तरह उनको पिन कर दिया है, और जिस तरीके से जो साइंटिस्ट है उस पिंड इंसेक्ट को एनालाइज करते हैं एक जगह पे रख के एक डिस्प्ले के ऊपर, उस तरीके से ये लोग भी इनको एनालाइज करते हैं, यानी देखते हैं और उनके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं और उनको एक अलग ही डेफिनेशन दे देते हैं, और ये चीज़ एक डिस्कम्फर्ट को भी शो करती है। फिर वो कहते हैं देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम। तो एक तरीके से वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ के अपने मन की बात कह भी दूँ उनको जाके, तो उससे क्या होगा ऐसे में, क्योंकि देखो एक तरीके से वो स्ट्रगल को फेस करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। उनका जो ट्रू सेल्फ है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पहले ही एक नज़रिया सेट किया हुआ है इनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक जो वर्ड है बट एंड्स, इसका क्या मतलब होता है? मोस्टली ये सिगरेट्स के लिए यूज़ होता है। बट एंड का मतलब होता है किसी चीज़ का अधूरा हिस्सा, ठीक है। तो जैसे सिगरेट को आधा पी के आधा फेंक दिया जाता है, उसका पिछला हिस्सा। तो और ये चीज़ हमारे इस पोएम में इसलिए यूज़ हुई है, बट एंड्स का मतलब होता है अधूरा हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में, यानी इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनका अनुभव लिया हुआ है, और वो एक तरीके से हमारे जीवन का एक हिस्सा भी रहती हैं। और जिस तरीके से जो प्रूफ रॉक है वो कहते हैं कि कैसे अब मैं आगे जाऊं, कैसे अपने मन की बात कहूं, क्योंकि लोगों ने पहले ही अपना एक जो माइंड सेट है इनके लिए वो बिल्कुल तय कर लिया है। उनको मालूम है कि ये एक ऐसा इंसान है। तो ये चीज़ एक डीप फ्रस्ट्रेशन को भी शो करती है कि उनको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है लोगों द्वारा और मिस रिप्रेजेंटेड, यानी कि मतलब वो अपने आप को बता भी नहीं सकते हैं, अपना ट्रू सेल्फ उन लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपनी सोच वैसी बना ली है उनके लिए। तो एक तरीके से वो मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हैं, उनको गलत समझा जा रहा है और मिस रिप्रेजेंटेड, मतलब जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने शब्दों के साथ, अपने सोच के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए वो लास्ट लाइन में कहते हैं एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, कि अगर मैं जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, कि मेरा अगला डिसीजन क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये पोएम बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आगे का जो पार्ट है इस पोएम का वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतनी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई हो, and if so then please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.